अरे बस एक पल के लिए सोचिए, साल है 1971। जिंदगी बहुत सिंपल है। राजेश खन्ना सुपरस्टार हैं, लोग रेडियो पर किशोर कुमार के गाने सुन रहे हैं और आपके पिताजी शायद अपनी बजाज स्कूटर पर दुनिया के राजा की तरह महसूस करते हुए घूम रहे हैं। उन दिनों पैसा असली ठोस लगता था। पूरी दुनिया का अमेरिका के साथ एक सिंपल डील था। आपके हर $35 के बदले अमेरिका आपको सोने का एक छोटा टुकड़ा देने का वादा करता था। यह एक पक्का वादा था, एक जेंटलमैन का अग्रीमेंट। लोग सुरक्षित महसूस करते थे। उनका पैसा सिर्फ कागज नहीं था, ये एक बड़ी अमेरिकी तिजोरी में रखे चमकते भारी सोने से बैक किया गया था। ये भरोसे का समय था। अब ये सोचिए, आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, शायद ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर खबरें देख रहे हैं। अचानक अमेरिका से एक बड़ी खबर आती है। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन स्क्रीन पर आते हैं और कुछ ऐसा कहते हैं जिससे पूरी दुनिया हिल जाती है। वो बेसिकली कहते हैं, ठीक है सब लोग, हमारा जो वादा था कि हम आपको आपके डॉलर के बदले सोना देंगे, तो वो अब खत्म हो गया। अब से कोई सोना नहीं मिलेगा। क्या आप वो अफरा तफरी सोच सकते हैं? ये ऐसा था जैसे आपका ट्रस्टमंद फैमिली ज्वेलर, जिसने सालों से आपका सोना रखा हुआ है, अचानक एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा है, माफ कीजिए, आपकी रिसीप्टों के बदले अब कोई सोना नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, ये अभी अभी क्या हुआ? ये एक फाइनेंशियल अर्थक्वेक था और इसके झटके हर देश में महसूस किए गए। यूरोप के बड़े शहरों से लेकर भारत के छोटे गांवों तक। जिन लोगों को लगता था कि उनकी बचत सोने जितनी सुरक्षित है, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनका पैसा अब सिर्फ कागज है। ये कई लोगों के लिए धोखे का एक बहुत बड़ा पल था। ये वो दिन था जब दुनिया ने सीखा कि पैसे के खेल में नियम रातों रात बदल सकते हैं, बिना किसी चेतावनी के। ये एक अकेला ऐलान, जिसे निक्सन शॉक के नाम से जाना जाता है, इसने हमेशा के लिए बदल दिया कि पैसा कैसे काम करता है। ये सिर्फ कोई बोरिंग इकोनॉमिक न्यूज नहीं थी। नहीं सर, ये तो बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के लायक एक ड्रामा था। इसमें सस्पेंस था, धोखा था और अंत में एक बड़ा ट्विस्ट था। इसने हमारे माता पिता और दादा दादी के लिए पैसे की कहानी बदल दी। और अंदाजा लगाइए, उस दिन के असर आज भी हमारी जिंदगी, हमारी बचत और हमारे भविष्य को आकार दे रहे हैं। तो चलिए चाय पीते हैं, आराम से बैठते हैं और इस अमेजिंग कहानी को समझते हैं। 1971 में असल में क्या हुआ था, और इससे भी जरूरी बात, क्या ऐसा बड़ा फाइनेंशियल शॉक हमें फिर से हो सकता है? चलिए साथ मिलकर पता करते हैं। तो ये सोने का वादा क्या था जिसके बारे में सब इतने परेशान थे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। साल 1944 में दुनिया अभी अभी एक भयानक युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध से गुजरी थी। देश टूटे हुए थे, उनकी इकोनॉमियां तबाह हो चुकी थी। हर कोई इस अफरा तफरी से थक चुका था। तो 44 देशों के नेता अमेरिका के एक छोटे से शहर में इकट्ठा हुए, जिसे ब्रेटन वुड्स कहते हैं। उन्होंने दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने के लिए एक नया सिस्टम बनाने का फैसला किया। इसे ऐसे समझिए जैसे कॉलोनी के सारे पड़ोसी एक बड़े तूफान के बाद इकट्ठा हुए हों, ताकि नए नियम तय कर सकें जिससे हर कोई शांति और समृद्धि से रह सके। उनका बड़ा विचार सरल लेकिन बहुत चालाक था। उन्होंने तय किया कि अमेरिकी डॉलर दुनिया की मुख्य करेंसी होगी। ये स्टार प्लेयर होगा, टीम का कैप्टन। लेकिन डॉलर ही क्यों? क्योंकि उस समय अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना था। तो उन्होंने एक वादा किया, अमेरिकी डॉलर को सोने के साथ एक तय कीमत पर जोड़ा जाएगा, यानी एक औंस सोने के लिए $35। इसका मतलब था कि डॉलर सिर्फ कागज नहीं था, ये असली सोने की एक रसीद थी। और बाकी सभी बड़ी करेंसीज जैसे ब्रिटिश पाउंड, फ्रेंच फ्रैंक या जर्मन मार्क फिर अमेरिकी डॉलर से जोड़े गए। इस सिस्टम को ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहा गया। आम लोगों के लिए इसका मतलब स्टेबलता था। एक फ्रेंच बिजनेसमैन जो अमेरिकन को शराब बेच रहा था, उसे ठीक ठीक पता था कि उसे अपने डॉलर के बदले कितने फ्रैंक मिलेंगे। जर्मनी से मशीनरी इंपोर्ट करने वाली एक भारतीय कंपनी लागत का हिसाब लगा सकती थी, बिना इस चिंता के कि करेंसी का मूल्य हर दिन बदल जाएगा। ये किसी रेस्टोरेंट में तय मेन्यू प्राइस होने जैसा था। आपको हमेशा पता होता था कि आप क्या चुकाने वाले हैं।
डॉलर एंकर था और वो एंकर सोने के ठोस भारी वजन से बंधा हुआ था। इसने लगभग 3 दशकों तक सुरक्षा की भावना पैदा की। इस व्यवस्था ने अमेरिका को दुनिया का बैंकर बना दिया। हर किसी ने अमेरिका पर अपना वादा निभाने का भरोसा किया। देशों ने अपनी बचत सोने में नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर में रखनी शुरू कर दी, क्योंकि इसे सोने जितना ही अच्छा माना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर को रखना और इस्तेमाल करना ज्यादा आसान था। यह डॉलर का सुनहरा दौर था। यह सभी करेंसीज का राजा था। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, सबसे पावरशाली किंगों को भी डिफिकल्टों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर जब वे ऐसे वादे करना शुरू कर दें जिन्हें वे निभा नहीं सकते। और यहीं से हमारी कहानी एक ड्रामाई मोड़ लेती है। अब अमेरिका को एक बहुत बड़े परिवार के मुखिया के रूप में सोचते हैं। देशों का फैमिली मुखिया के रूप में उसके पास मुख्य क्रेडिट कार्ड था, अमेरिकी डॉलर, जिस पर हर कोई भरोसा करता था क्योंकि यह परिवार के सोने की बचत से समर्थित था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 1960 के दशक में अमेरिका ने ऐसे पैसे खर्च करना शुरू कर दिया जैसे कल हो ही ना। यह उस एक चाचा की तरह था जिसे बोनस मिलता है और वह अचानक सभी के लिए महंगे उपहार खरीदना शुरू कर देता है, घर की मरम्मत करवाता है और एक ही समय में भव्य पार्टियां फेंकता है। पहले आपको खुशी होती है, लेकिन फिर आप सोचना शुरू करते हैं, यह सारा पैसा कहां से आ रहा है? अमेरिका वियतनाम में एक बहुत महंगा युद्ध लड़ रहा था। युद्ध सस्ते नहीं होते मेरे दोस्तों, उनमें अरबों खरबों डॉलर खर्च होते हैं। उसी समय घर में सरकार ने गरीबी से लड़ने और समाज को बेहतर बनाने के लिए बड़े सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए। ये महान लक्ष्य थे बेशक, लेकिन इनमें भी बहुत पैसा खर्च होता था। इन सब का भुगतान करने के लिए विदेशों में युद्ध और घर में कार्यक्रम, अमेरिका ने ज्यादा से ज्यादा डॉलर छापना शुरू कर दिया। ये ऐसा था जैसे बिना अकाउंट बैलेंस चेक किए चेक लिखना। दुनिया भर में बहने वाले डॉलर की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। जल्द ही दूसरे देश, इस वैश्विक परिवार के दूसरे सदस्य, चिंतित होने लगे। वे होशियार थे। उन्होंने अमेरिका द्वारा छापे जा रहे डॉलर की संख्या देखी और फिर अमेरिका के पास अपनी तिजोरियों में मौजूद सोने की मात्रा देखी। हिसाब नहीं बैठ रहा था। दुनिया में अमेरिका के पास जितने सोने थे उससे कहीं ज्यादा डॉलर थे। यह ऐसा था जैसे आपका ज्वेलर सोने के हार के लिए 1000 रिसीप्टें दे रहा हो, जबकि उसके पास अपनी तिजोरी में सिर्फ एक ही हार हो। पहले तो आप उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब आप उसे हर किसी को रिसीप्टें देते देखते हैं तो आप घबराने लगते हैं। बिल्कुल यही हुआ। फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने सोचना शुरू कर दिया, जरा रुकिए, ये डॉलर जो हम पकड़े हुए हैं शायद सोने जितने अच्छे नहीं हैं। क्या होगा अगर हर कोई एक ही समय में अपना सोना लेने के लिए दौड़ पड़े? पर्याप्त सोना नहीं होगा। वो विश्वास जो पूरे सिस्टम की नींव था टूटने लगा। सोने का वादा एक खोखला वादा लगने लगा। दुनिया का बैंकर बहुत ज्यादा खर्च कर रहा था और उसके ग्राहक बहुत बहुत घबरा रहे थे। एक बड़े पारिवारिक नाटक का मंच तैयार था। सबसे पहले अलार्म बजाने वाला फ्रांस था। फ्रांसीसी हमेशा से थोड़े ड्रामेटिक रहे हैं, है ना? उन्हें परिवार की समझदार, संदिग्ध दादी की तरह सोचिए, जो सब कुछ देखती है। उस समय के फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल बहुत संशय में थे। उन्होंने देखा कि अमेरिका अपने वॉरों के लिए पैसा छाप रहा था और मूल रूप से अपनी जीवन शैली का खर्च उसी से चला रहा था, जबकि दूसरे देशों को रूल्सों का पालन करना पड़ता था। उन्हें लगा कि यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा, मुझे अब इन कागजी डॉलर पर भरोसा नहीं है, मुझे असली चीज चाहिए। तो फ्रांस ने कुछ बोल्ड किया। उसने अटलांटिक महासागर के पार अपने जहाज भेजने शुरू कर दिए, जो अमेरिकी डॉलर से भरे थे। मिशन क्या था? अमेरिकी ट्रेजरी में जाना और उन पेपरी डॉलर को असली ठोस सोने के बदले लेना, जैसा कि ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत उनका अधिकार था। और उन्होंने सोना वापस पेरिस ले जाना शुरू कर दिया। यह एक बहुत बड़ी बात थी। यह ऐसा था जैसे किसी बिजनेस के मुख्य पार्टनर्स में से एक ऑफिस में आकर कह रहा हो,
मैं अपना हिस्सा अभी कैश करवाना चाहता हूँ। इससे ग्लोबल फाइनेंशियल प्रणाली में घबराहट की लहर दौड़ गई। जब दूसरे देशों ने देखा कि फ्रांस क्या कर रहा है तो वे भी घबराने लगे। ये हर किसी के अपने लिए लड़ने का एक क्लासिक मामला था। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अन्य देशों ने भी अपने डॉलर को सोने के बदले बदलने के लिए कतार लगाना शुरू कर दिया। अमेरिका के सोने के भंडार, जो कभी बहुत बड़े थे, अलार्मिंग रेट से गायब होने लगे। कल्पना कीजिए, एक पानी की टंकी जो पूरे मोहल्ले को पानी सप्लाई करती है। अगर एक परिवार हर दिन पानी के बड़े बड़े बैरल भरना शुरू कर दे तो जल्द ही हर कोई अपनी बाल्टियां भरने के लिए दौड़ पड़ेगा, इस डर से कि टंकी सूख जाएगी। अमेरिका की सोने की तिजोरी वो पानी की टंकी थी और वो तेजी से खाली हो रही थी। स्थिति गंभीर हो गई। अमेरिका मुश्किल में था। उसके पास दो ऑप्शंस थे। या तो वह अपना खर्च रोक दे, जिसका मतलब होगा युद्ध समाप्त करना और अपने सोशल प्रोग्राम्सों में कटौती करना, एक राजनीतिक रूप से मुश्किल कदम, या वह अपना वादा तोड़ दे और सोना देना बंद कर दे। स्वतंत्र दुनिया के नेता के लिए पूरी दुनिया से किया गया वादा तोड़ना एक बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन सोना इतनी तेजी से बाहर निकल रहा था कि उनके पास समय कम हो रहा था। डॉलर पर विश्वास गिर रहा था और राष्ट्रपति निक्सन को कुछ कठोर करना था और उन्हें यह तेजी से करना था। तो प्रेसिडेंट निक्सन एक चट्टान और एक मुश्किल जगह के बीच फंसे हुए थे। दुनिया उनके दरवाजे पर सोना मांगने आ रही थी, लेकिन उनकी सोने की तिजोरी हर दिन खाली होती जा रही थी। उन्हें एक ऐसा चुनाव करना था जो इतिहास बदल देगा। 15 अगस्त 1971 की शाम को वह टेलीविजन पर आए और उन्होंने वही ऐलान किया जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। उन्होंने अमेरिकी लोगों और पूरी दुनिया को बताया कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर को सोने में नहीं बदलेगा। उन्होंने प्रभावी रूप से सोने की खिड़की बंद कर दी, दुनिया के मुंह पर उसे धड़ाम से बंद कर दिया। आम आदमी को यह कुछ जटिल वित्तीय बात लग सकती है, लेकिन मैं इसे आसानी से समझाता हूं। यह ऐसा था जैसे दुनिया के सबसे बड़े बैंक ने अचानक घोषणा कर दी कि आपके खाते में मौजूद पैसे अब नहीं निकाले जा सकते। वह वादा जिसने पावर 20 सालों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक साथ रखा था, एक ही भाषण में टूट गया। इसके साथ ही अपने देश में बढ़ती प्राइसों से लड़ने के लिए निक्सन ने सभी वेतन और प्राइसों पर 90 दिनों के लिए रोक लगाने और सभी आयातित वस्तुओं पर 10% टैक्स लगाने की भी घोषणा की। ये शॉकिंग मेजर्सों का एक पैकेज था जिसे सही मायने में निक्सन शॉक कहा गया। और तत्काल प्रतिक्रिया भ्रम और अफरा तफरी थी। वित्तीय बाजार पागल हो गए। दशकों से हर कोई जानता था कि $1 की कीमत एक निश्चित मात्रा में सोना थी। अब कोई नहीं जानता था कि $1 की कीमत क्या है। उसे क्या नेकलेसा दे रहा था? जवाब था कुछ नहीं। खैर, कुछ नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो बहुत कम ठोस था। संयुक्त राज्य सरकार का पूरा भरोसा और क्रेडिट। उस दिन से डॉलर वह बन गया जिसे हम फिएट करेंसी कहते हैं। फिएट करेंसी वह पैसा है जिसका मूल्य सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सरकार ऐसा कहती है और लोग उस सरकार पर भरोसा करते हैं। यह सिर्फ भरोसे पर आधारित एक वादा है। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। अमेरिका मूल रूप से दुनिया को बता रहा था, सोने को भूल जाओ। अब से आपको हम पर भरोसा करना होगा। हमारी अर्थव्यवस्था पर भरोसा करो, हमारी सेना पर भरोसा करो, हमारी स्टेबलता पर भरोसा करो। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सच्चाई का क्षण था। क्या वे डॉलर की स्थिति को दुनिया की शीर्ष मुद्रा के रूप में बनाए रख सकता था बिना उसे स्नेकलेसा देने के लिए चमकीली धातु के? स्वर्णिम युग समाप्त हो गया था। भरोसे का युग शुरू हो गया था और दुनिया के पास इस नए अनिश्चित युग में कदम रखने के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं था। पैसे का खेल हमेशा के लिए बदल गया था। निक्सन के ऐलान के बाद पैसे की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। यह एक ऐसे डांस की तरह था जहां 30 साल से हर किसी को स्टेप्स पता थे और अचानक म्यूजिक बदल गया और हर किसी को इम्प्रोवाइज करना पड़ा। सबसे पहला और सबसे ड्रामेटिक चेंज सोने की कीमत में आया। सालों तक यह $35 प्रति औंस पर स्थिर था। एक बार वह लिंक टूट गया, सोना आजाद हो गया और वाह क्या भागा, सोने की कीमत आसमान छू गई। अगले दशक में $800 प्रति औंस से ज्यादा पहुंच गई। जिन लोगों ने डॉलर के बजाय सोना रखा था वे बहुत जल्दी अमीर हो गए। यह एक स्पष्ट संकेत था
कि लोग गवर्नमेंटी वादों के बाहर सुरक्षा तलाश रहे थे। दूसरा ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन यह था कि मुद्राएं फलोट होने लगीं। 1971 से पहले विनिमय दरें तय थीं, लेकिन अब डॉलर के सोने से जुड़े न होने के कारण कोई एंकर नहीं था। तो येन, मार्क और पाउंड जैसी मुद्राओं के मूल्य हर दिन बदलने लगे, जो आपूर्ति और मांग, आर्थिक स्वास्थ्य और बाजार की भावना पर आधारित थे। यह वही प्रणाली है जिसमें हम आज रहते हैं। जब आप समाचारों में देखते हैं कि रुपये डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है, तो यह इस फ्लोटिंग सिस्टम के कारण है जो 1971 के संकट से पैदा हुआ था। इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और जोखिम भरा बना दिया, लेकिन नए अवसर भी पैदा किए। लेकिन यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आप सोचेंगे कि अमेरिका के अपना वादा तोड़ने के बाद दुनिया डॉलर को छोड़ देगी, है ना? गलत। एक चालाक चाल में अमेरिका ने एक और समझौता किया, इस बार मिडिल ईस्ट के तेल उत्पादक देशों जैसे सऊदी अरब के साथ। यह नई व्यवस्था, जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम के नाम से जाना जाने लगा, ने यह सुनिश्चित किया कि दुनिया के सभी प्रमुख तेल लेन देन अमेरिकी डॉलर में किए जाएंगे। चूंकि हर देश को तेल की जरूरत होती है, इसलिए हर देश को अब तेल खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर की जरूरत थी। इसने डॉलर की एक बड़ी लगातार मांग पैदा की। तो सोने के समर्थन के बिना भी डॉलर राजा बना रहा। उसकी शक्ति अब सोने पर आधारित नहीं थी, बल्कि तेल पर। वह काला सोना जो दुनिया को ऊर्जा देता है। यह एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने आने वाले दशकों तक डॉलर की स्थिति को दुनिया की रिजर्व मुद्रा के रूप में मजबूत किया। दुनिया सोने के मानक से डॉलर मानक पर और अब पेट्रो डॉलर मानक पर आ गई थी। अमेरिका ने एक संकट को अवसर में बदलने में कामयाबी हासिल की थी, यह साबित करते हुए कि वैश्विक वित्त की दुनिया में यह सिर्फ रूल्सों के बारे में नहीं है, यह शक्ति के बारे में है। तो आज 2025 में हम कहाँ खड़े हैं? आपके बटुए में जो पैसा है, आपके बैंक खाते में जो नंबर हैं, ये सब असल में क्या है? 1971 के बाद दुनिया भर में पैसा फायट मनी बन गया। इसे सोना, चांदी या किसी भी भौतिक चीज का समर्थन नहीं है। इसका मूल्य केवल एक चीज से आता है, ट्रस्ट। आप 500 रुपए का नोट इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि आपको भरोसा है कि आपका पड़ोसी दुकानदार इसे स्वीकार करेगा। दुकानदार इसे इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि उसे भरोसा है कि उसका सप्लायर इसे स्वीकार करेगा। और हर कोई इस पर भरोसा करता है क्योंकि हम सभी सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक पर इसके मूल्य को बनाए रखने के लिए भरोसा करते हैं। ये भरोसा एक नाजुक चीज है। ये दोस्तों या परिवार के बीच के भरोसे जैसा है। इसे बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन ये बहुत जल्दी टूट सकता है। अमेरिकी डॉलर अभी भी दुनिया की नंबर 1 करेंसी है, क्योंकि पिछले 50 सालों से दुनिया का अधिकांश हिस्सा अमेरिकी सरकार और उसकी अर्थव्यवस्था पर भरोसा करता रहा है। देश अपने विदेशी भंडार डॉलर में रखते हैं और बड़े अंतर्राष्ट्रीय सौदे अभी भी डॉलर में होते हैं। इससे अमेरिका को एक बहुत बड़ा फायदा होता है। वे अपने बिल्सों का भुगतान करने के लिए पैसा छाप सकते हैं और बाकी दुनिया इसे सोख लेती है। यह वही बेहिसाब विशेषाधिकार है जिसकी शिकायत फ्रांसीसी 60 के दशक में करते थे। लेकिन ये सिस्टम जो पूरी तरह से भरोसे पर आधारित है, इसके अपने जोखिम हैं। क्या होगा अगर वो भरोसा कम होने लगे? क्या होगा अगर अमेरिकी सरकार इतना ज्यादा पैसा उधार ले ले कि लोग ये सोचने लगें कि क्या वो कभी इसे चुका भी पाएगी? ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। आज की तारीख में अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 34 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये ऐसा है जैसे हमारी पिछली कहानी वाला वो चाचा अभी भी अपने क्रेडिट कार्ड पर खर्च कर रहा है और अब बिल करोड़ों में जा रहा है। किसी न किसी मोड़ पर बैंक कहेगा, माफ कीजिए सर, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है। दुनिया इसे बहुत करीब से देख रही है। अमेरिकी डॉलर पर विश्वास हमारे खेल में जेंगा टॉवर की तरह है। हर नया ट्रिलियन डॉलर का कर्ज एक और ब्लॉक निकालने जैसा है। टॉवर अभी भी खड़ा है, लेकिन यह और भी ज्यादा शेकिंग। अगर भरोसे का वह टॉवर फॉलिंगता है तो ग्लोबल फाइनेंसीय प्रणाली जैसा कि हम जानते हैं कोलैप्स। तो आज हम जिस पैसे का इस्तेमाल करते हैं वह सिर्फ कागज या डिजिटल नंबर नहीं है। यह एक सिस्टम में विश्वास का वोट है। और जैसा कि हम अब देख रहे हैं,
उस विश्वास की पहले से कहीं ज्यादा परीक्षा हो रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या निक्सन शॉक फिर से हो सकता है? क्या हम एक दिन ऐसी वित्तीय संकट में जाग सकते हैं जो सब कुछ बदल दे? जवाब है हां, लेकिन यह 1971 से बहुत अलग दिखेगा। अगला संकट सोने के वादे के बारे में नहीं होगा, यह कर्ज चुकाने के वादे के बारे में होगा। ट्रिगर कोई राष्ट्रपति सोने की खिड़की बंद करना नहीं होगा, बल्कि शायद एक पल होगा जब दुनिया अमेरिका की अपने विशाल बिल्सों का भुगतान करने की क्षमता पर विश्वास खो देगी। यह असली खतरा है जिसका हमें अभी से लेकर मान लीजिए 2040 तक सामना करना है। कई चीजें ऐसे संकट को ट्रिगर कर सकती हैं। पहला, जैसा कि हमने चर्चा की, विशाल अमेरिकी राष्ट्रीय कर्ज है। अगर चीन और जापान जैसे देश जो खरबों अमेरिकी कर्ज रखते हैं, चिंता के कारण इसे बेचना शुरू कर देते हैं, तो इससे घबराहट हो सकती है। यह देशों द्वारा सोने के लिए कतार में लगने का आधुनिक समकक्ष होगा। ये डॉलर पर एक दौड़ होगी जिससे इसका वैल्यू विल फॉल। दूसरा, एक बढ़ता हुआ आंदोलन है जिसे डी-डॉलरकरण कहा जाता है। चीन, रूस और ब्रिक्स समूह में उनके भागीदार जैसे बड़े देश सक्रिय रूप से अपनी मुद्राओं में एक दूसरे के साथ व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं, डॉलर को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए। टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 1971 में पैसा कागज था, आज यह डिजिटल होता जा रहा है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का उदय और चीन जैसे देशों द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का विकास पारंपरिक अमेरिकी डॉलर आधारित सिस्टम के ऑप्शंस बना रहा है। क्या होगा अगर एक नई सुरक्षित डिजिटल करेंसी, शायद सोने और तेल जैसी कमोडिटी के बास्केट द्वारा भी समर्थित एक विश्वसनीय प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरती है? यह डॉलर की सर्वोच्चता को इस तरह चुनौती दे सकता है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। यह ऐसा है जैसे बॉलीवुड में एक नया फ्लैशी सुपरस्टार आ रहा है जो पुराने राजा की स्थिति को खतरा दे रहा है। आखिर में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां संघर्ष इंक्रीजिंग, एक बड़ा युद्ध, उदाहरण के लिए अमेरिका और चीन के बीच या मिडिल ईस्ट या यूरोप में बढ़ता संघर्ष उस नाजुक विश्वास को तोड़ सकता है जो वैश्विक प्रणाली को एक साथ रखता है। युद्ध के समय में देश सुरक्षा की तलाश करते हैं और वे डॉलर से बाहर निकलकर ऐसी संपत्तियों में जा सकते हैं जिन्हें वे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, जैसे सोना। भारी कर्ज, नई टेक्नोलॉजी और वैश्विक प्रतिद्वंद्विता के मेल ने एक बहुत ही अस्थिर मिश्रण बना दिया है। आने वाले सालों में एक बड़े वित्तीय रीसेट की संभावना शून्य नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें जागरूक रहने की जरूरत है। तो 1971 तक और आज तक की इस यात्रा से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि पैसे की दुनिया उतनी स्थिर नहीं है जितनी हम सोचते हैं। ये वादों के बनने और टूटने की कहानी है। 1971 का निक्सन शॉक एक सबक था कि खेल के नियम सत्ता में बैठे लोग कैन चेंज। यह हमें सिखाता है कि जब कोई सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो अंततः उसे एक नए सिस्टम से विल बी रिप्लेस्ड। दुनिया सोने के मानक से ट्रस्ट आधारित डॉलर मानक पर चली गई। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। हम महान बदलाव के उन पलों में से एक में जी रहे हैं। दुनिया की आर्थिक वास्तविकता बदल रही है। चीन और भारत जैसे देश आगे बढ़ रहे हैं और अमेरिका के नेतृत्व वाली एकध्रुवीय दुनिया धीरे धीरे कई शक्ति केंद्रों वाली बहुध्रुवीय दुनिया को गिविंग वे। डॉलर का दबदबा, जो 80 सालों से वैश्विक अर्थव्यवस्था की आधारशिला रहा है, अब अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। संकेत हमारे चारों ओर है। बढ़ता कर्ज, डी-डॉलरकरण के प्रयास, नई डिजिटल मुद्राएं और बढ़ते वैश्विक तनाव। ये छोटी दरारें नहीं हैं, ये पुरानी व्यवस्था की नींव में गहरी दरारें हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हमें घबराना चाहिए? नहीं। अरे, हम भारतीय बदलाव से निपटने में माहिर हैं, है ना? हम जानते हैं कि कैसे ढलना है। लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि हमें स्मार्ट और जागरूक रहने की जरूरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि विश्वास सबसे वैल्यूवान मुद्रा है। चाहे वह हमारी अपनी सरकार पर विश्वास हो, दूसरे देशों पर या नई टेक्नोलॉजी पर, यह उभरती हुई नई आर्थिक व्यवस्था में निर्णायक कारक होगा। अपनी बचत में विविधता लाना, वैश्विक रुझानों को समझना और घर पर एक मजबूत, लचीली अर्थव्यवस्था का निर्माण करना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।
पैसे की कहानी अभी भी बीइंग रिटन। अगला अध्याय क्योटिक हो सकता है, या यह सभी के लिए एक ज्यादा संतुलित और निष्पक्ष प्रणाली का कारण बन सकता है। कोई निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन हम यह जरूर जानते हैं कि 2030 या 2040 की दुनिया आज की दुनिया जैसी नहीं दिखेगी, ठीक वैसे ही जैसे 1971 के बाद की दुनिया पहले की दुनिया से पूरी तरह अलग थी। भविष्य अनलिखा है मेरे दोस्तों, और उसे लिखने वाली कलम भरोसे की बनी है। उम्मीद करते हैं कि इसका समझदारी से इस्तेमाल होगा। धन्यवाद और देखते रहिए।